हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां चाओ फेंग ने किंग बाइफू को हराकर टियानलेन सेट के ऊपर आने वाली एक बहुत बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया था, जबकि इसी बीच लिंग जू भी वहां पे पहुंच चुका था, जो चाओ फेंग को वहां पे इस तरह से अपने टियानलेन सेट की मदद करते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि एंसेस्टर जू तो लेडी मास्टर ज़ुआन के साथ एंशिएंट रूम के काफी ज्यादा अंदर आ चुके थे, और वहाँ पे एंसेस्टर जू को ऐसे एलेक्जेस और हब्स दिखाई देते हैं जो कि आज से लाखों साल पहले सिर्फ टियानलेन सेट में ही पाए जाते थे। इसलिए अब एंसेस्टर जू को लगने लगा था कि हो ना हो यहाँ पे जो कोई भी ट्रैप है वो टियानलेन सेट से ही बिलोंग करता है। और इसी तरह वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एंसेस्टर जू को एक लड़की भी मिलती है जो कि वहाँ पे टाइम एंड स्पेस सील के अंदर ट्रैप थी, और उसकी बॉडी से बिल्कुल वहाँ पे टियानलेन सेट की एक डिसेबल की तरह का ऑरा निकल रहा था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें उसी एंशिएंट गॉड टॉम की डीप का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ एंसेस्टर जू उस लड़की की बॉडी से निकलने वाले ऑरा को बहुत ही गौर से देख रहे थे। और तभी अचानक कि वो वहाँ पे उस लड़की के चारों तरफ लगी हुई पैटर्न सील को देखते हुए कहते हैं, ये तो टाइम एंड स्पेस सील है, और ऊपर से यहाँ पे 10,000 एम्प्टी स्पेसेस भी मौजूद है, जो कि यहाँ पे आने वाले किसी भी मामूली पर्सन को खत्म करने के लिए काफी है। और ऊपर से इस लड़की की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है वो टियानलेन सेट के एक डिसेबल की तरह का दिखाई दे रहा है। वहीं वो लड़की जिसका नाम स्नो विलो था और वो एंशिएंट टियानलेन सेट से बिलोंग करती थी, उसे तो वहाँ पे टाइम एंड स्पेस सील में ट्रैप होने की वजह से कोई भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही स्नो विलो वहाँ पे एंसेस्टर जू के मुंह से अपने एंशिएंट क्लैन का नाम सुनती है, तो अचानक उसे एक झटके के साथ वहाँ पे होश आ जाता है, और वो अपनी जगह पे खड़ी होकर हड़बड़ाते हुए कहती है, मेरे टियानलेन सेट के साथियों जल्दी भागो यहाँ से, एक बहुत बड़ी तबाही हमारी तरफ ही बढ़ रही है। और ये कहकर स्नो विलो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो टाइम एंड स्पेस सील वहाँ पे बेचारी स्नो विलो को बाहर नहीं निकलने देती। हालांकि वो वहाँ पे उस सील से बाहर निकलने की कोशिश तो बहुत ज्यादा कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी किसी भी कोशिश का उस सील के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन भी चौंक कर वहाँ पे एंसेस्टर जू से सवाल करते हुए पूछती है, एंसेस्टर जू आखिर इस लड़की ने अचानक से ऐसा क्या देख लिया जो ये यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्या इस लड़की को हम कोई भूत दिखाई दे रहे हैं? पर अभी लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी अचानक एंसेस्टर जू वहाँ पे अपना डिवाइन सुप्रीम ऑरा रिलीज कर देते हैं, जो कि सबसे पहले तो वहाँ पे स्नो विलो को चारों तरफ लगी हुई उस टाइम एंड स्पेस सील को डिस्ट्रॉय करता है। और ये टाइम एंड स्पेस सील इतनी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक थी कि हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे डिस्ट्रॉय होती है तो एक पल के लिए वहाँ का पूरा स्पेस ही हिल गया था, और उस टाइम एंड स्पेस सील के छोटे छोटे टुकड़े वहाँ पे आसपास के घरों और पौधों पे गिरने लगे थे, जो कि उन सभी चीजों को वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे। जो देखकर तो बेचारी स्नो विलो वहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाती है, और वो तेजी के साथ वहाँ पे इस तबाही को रोकने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। पर इतने हजारों लाखों सालों तक उस टाइम एंड स्पेस सील में ट्रैप रहने की वजह से वो इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि उससे वहाँ पे सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसलिए जैसे ही वो वहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो वो अचानक ही वहीं पे लड़खड़ाते हुए गिर जाती है। पर अभी तक भी स्नो विलो ने वहाँ पे अपनी हार नहीं मानी थी। वो चिल्लाकर वहाँ पे मदद मांगते हुए कहती है, प्लीज कोई तो यहाँ पे हमारी मदद करो, वरना हमारे सभी लोग मारे जाएंगे। और ये कहकर बेचारी स्नो विलो वहाँ पे जोर जोर से रोने लगी थी, और स्नो विलो को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर एंसेस्टर जू वहाँ पे एक बार फिर से अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए उस टाइम एंड स्पेस सील के टुकड़ों को भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से एंसेस्टर जू के डिवाइन सुप्रीम ऑरा ने वहाँ पे उस तबाही को भी रोक दिया था, और उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए वहाँ पे कोल्टून में कहते हैं, तो ये 10,000 एम्प्टी स्पेसेस के बचे हुए बाकी रास्ते हैं। जबकि अचानक से उस तबाही को वहीं पे रोकते हुए देखकर तो बेचारी स्नो विलो को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था, और वो वहाँ पे हैरानगी से इधर उधर देखते हुए कहती है, क्या ये तबाही वाकई ही रुक चुकी है? और ये कहते हुए अचानक ही स्नो विलो की नजर अपने पीछे खड़े हुए एंसेस्टर जू के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, आप कौन है और आपने यहाँ पे इस तबाही को कैसे रोका? क्या आप टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं? इसका मतलब है कि आप जरूर टाइम एंड स्पेस के गॉड होंगे। पर स्नो विलो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर जू की बजाय लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे बहुत ही प्राउड के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि एंसेस्टर जू कोई गॉड नहीं है, बल्कि वो तो टियानलेन सेट के लॉर्ड है, और तुम जिस टाइम एंड स्पेस को कंट्रोल करने की बात कर रही हो वो एंसेस्टर जू के लिए उतना ही ज्यादा आसान है जितना कि केक को काटना होता है। जबकि हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ुआन की ये सारी बातें सुनकर स्नो विलो को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ी होकर हैरान होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मेरे सामने खड़ा हुआ ये पर्सन टियानलेन सेट का लॉर्ड है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पर्सन तो बस मुझे की रिफाइनिंग स्टेक का कल्टीवेटर दिखाई दे रहा है, और ऊपर से टियानलेन सेट के लॉर्ड तो मास्टर जू सियान थे। पर ये कहकर स्नो विलो अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़कर एंसेस्टर जू से सवाल करते हुए पूछती है, पर ये सब छोड़ो और प्लीज तुम मुझे ये बताओ कि टियानलेन सेट कैसा है, और क्या वो खतरनाक तबाही खत्म हो चुकी है, और मेरे टियानलेन सेट के बाकी बहन भाई कैसे हैं, और हमारे टियानलेन सेट के एंशिएंट गार्डन कैसा है? इसी तरह स्नो विलो वहाँ पे अपनी एक ही सांस में एंसेस्टर जू से काफी सारे सवाल पूछ लेती है, जबकि स्नो विलो उन सवालों को देखकर ये साफ साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पे 10 लाख साल पहले आने वाली तबाही की बात कर रही थी। और यही बात वहाँ पे बेचारी लेडी मास्टर ज़ुआन को भी परेशान कर रही थी कि आखिर ये अजीब सी लड़की यहाँ पे हमसे 10 लाख साल पहले के सवाल क्यों पूछ रही है। और यही सोचकर वो वहाँ पे
पे हैरानगी से एसेस्टाजू की तरफ देखने लगती है और एसेस्टाजू को वहाँ पे इस तरह से कोई भी जवाब ना देते हुए देखकर स्नो वैलो अचानक ही वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, तुम्हारी इस चुप्पी का मतलब है कि उस खतरनाक तबाही से हमारे टैलेंट सेट के लोग भी नहीं बच पाए। और ये कहकर बेचारी स्नो वैलो ने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया था, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे उससे कहती है, क्या तुम नाइन्थ रियल्म्स के अंदर आई उसी तबाही के बारे में बात कर रही हो जिसने नाइन्थ रियल्म के अंदर सब कुछ तबाह कर दिया था, पर तुम अभी उस सब के बारे में क्यों पूछ रही हो? उस तबाही को गुजरे हुए तो 10 लाख साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है और अब तो सब कुछ दोबारा से नॉर्मल होना भी शुरू हो गया है। वही लेडी मास्टर ज़ुआन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी स्नो वैलो को अपनी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या क्या कहा तुमने? उस तबाही को 10 लाख साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका है। 10 लाख साल? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। और ये कहते कहते ही अचानक स्नो वैलो को वहाँ पे कुछ एहसास होता है और वो वहाँ पे एक बार फिर से चौंकते हुए एसेस्टाजू और लेडी मास्टर ज़ुआन से कहती है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे पिछले 10 लाख सालों से ट्रैप थी। लेकिन हम देखते हैं कि एसेस्टाजू वहाँ पे उसकी किसी भी बात का जवाब देने की बजाय उल्टा वहाँ पे उससे ही सवाल करते हुए कोल्ड टोन में पूछते हैं, आखिर 10 लाख साल पहले क्या हुआ था? जिसपे स्नो वैलो वहाँ पे एसेस्टाजू को जवाब देते हुए कहती है, मेरा नाम ज़ू ली है और मेरे टैलेंट सेट के बहन भाई मुझे स्नो वैलो के नाम से पुकारा करते थे और उस समय मैं टैलेंट सेट के आउटर एरिया की डिसेबल थी, जहाँ उस समय मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी खुद को इमॉर्टल रियल्म में ब्रेक थ्रू करवाने की। पर आपको तो पता ही होगा कि टैलेंट सेट में प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक डिसेबल को अपनी अपनी ड्यूटी भी निभानी होती है। तो टैलेंट सेट के अंदर मेरी ड्यूटी स्पिरिचुअल गार्डन के अंदर थी, जहाँ पे मैं और कुछ और डिसेबल्स भी मिलकर कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने वाली स्पिरिचुअल ग्रासेस को उगाया करते थे और मैं उस स्पिरिचुअल ग्रास की पावर को और ज्यादा कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए अपने पूरे आउटर ट्राइब के साथ यहाँ पे आई हुई थी। और उसी समय अचानक से ही वो खतरनाक तबाही शुरू हो गई, जिससे अपने लोगों को बचाने के लिए मैंने यहीं पे ही रुकने का फैसला किया। पर वो तबाही इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो पूरे नाइन्थ रियल्म के अंदर फैल गई, जो देखकर मुझे भी अंदाजा हो गया था कि ये जगह भी उतनी ज्यादा सेफ नहीं है। और ये कहते कहते बेचारी स्नो वैलो अचानक से ही वहाँ पे खामोश हो जाती है, जो देखकर एसेस्टाजू उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तो ये सब देखकर तुमने यहाँ पे 10,000 स्पेयर स्पेसिस का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी जगह को ही खुद से सील कर दिया ताकि तुम यहाँ पे अपने और अपने लोगों की जान बचा सको। एसेस्टाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो वैलो वहाँ पे उदास होकर हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने इसलिए इस जगह को सील किया था। पर ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो 10,000 स्पेयर स्पेसिस वाली सील मेरे दिमाग तक को भी ब्लॉक कर देगी और मुझे 10 लाख साल पहले का कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसलिए 10 लाख साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो मेरे लिए ऐसे ही है कि जैसे 1 घंटे पहले ही वो खतरनाक तबाही शुरू हुई है। और ये कहकर जब स्नो वैलो अपनी नजर इधर उधर घुमाती है तो उसकी नजर वहाँ पे काफी सारी हड्डियों और स्केलेटन्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे और भी ज्यादा उदास होते हुए कहती है, मैंने अपने साथ साथ अपने लोगों को भी यहाँ पे सील किया था, पर अफसोस उनमें से कोई भी नहीं बच पाया और वो सभी के सभी लोग यहीं पे मारे गए और मैं भी यहाँ पे इसलिए बच पाई क्योंकि उस 10,000 स्पेयर वाली सील का इस्तेमाल मैंने खुद से ही किया था। और अभी बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही वो पूरी जगह वहाँ पे हिलने लगती है, जो देखकर लेडी मास्टर ज़ुआन वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, एसेस्टाजू आखिर यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है? जिस पे एसेस्टाजू की बजाय स्नो वैलो ही उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताती है कि अगर रियल टाइम की माने तो मैं अभी तक भी 10 लाख साल पहले के समय में ही मौजूद हूँ और क्योंकि 10 लाख साल पहले उस सील का इस्तेमाल मैंने खुद से ही किया था, इसलिए अब मेरी बॉडी यहाँ पे उस 10,000 स्पेस सील को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही और देखते ही देखते अब मेरी ये बॉडी किसी भी समय एक्सप्लोड हो सकती है। स्नो वैलो को ऐसे कहते ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे उसकी बॉडी ऊपर हवा में उठने लगी थी और वाकई उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था और वो ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह करता जा रहा था, जिससे एसेस्टाजू को तो वहाँ पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। पर लेडी मास्टर ज़ुआन को अपनी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा ऑरा प्रेशर महसूस हो रहा था, इसलिए एसेस्टाजू वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन की जान बचाने के लिए उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देते हैं, जो देखकर स्नो वैलो वहाँ पे लेडी मास्टर ज़ुआन और एसेस्टाजू से कहती है कि मैं अब यहाँ पे खुद को और ज्यादा समय तक नहीं रोक पाऊंगी, प्लीज तुम दोनों जल्दी से भाग जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों भी मेरे साथ यहीं पे मारे जाओगे। पर अभी बेचारी स्नो वैलो वहाँ पे ये सब बोल ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी पूरी तरह से एक्सप्लोड हो जाती है और ऐसा होते ही वहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि एसेस्टाजू के बैरियर में होने के बावजूद भी लेडी मास्टर ज़ुआन के ऊपर ऑरा प्रेशर डाल रहा था। लेकिन मरने से पहले स्नो वैलो एसेस्टाजू के लिए एक पैगाम छोड़कर जाती है, जिसमें वो एसेस्टाजू को बताती है कि उस खतरनाक तबाही के पीछे गॉड्स का हाथ था और उन्होंने वो तबाही सिर्फ और सिर्फ हमारे टैलेंट सेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजी थी, क्योंकि वो हमारे टैलेंट सेट के सभी डिसेबल्स को खत्म करना चाहते थे। पर क्योंकि वो डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते थे, इसलिए उन गॉड्स ने उस तबाही के जरिए हमें खत्म करना चाहा, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब एंशिएंट टैलेंट सेट से कोई भी बचा होगा। और ये कहते कहते ही अब स्नो वैलो की बॉडी धीरे धीरे वहाँ पे गायब होना शुरू हो चुकी थी, जो देखकर एसेस्टाजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज
रिलीज करते हुए कोल टून में उससे कहते हैं कि मेरे टेल एंड सेट के डिसेबल्स की किस्मत को खुद गोड्स तक भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये हक मैंने गोड्स तक को भी नहीं दिया। टेल एंड सेट के डिसेबल्स की किस्मत मेरे हाथ में है और इसलिए मैं अपने डिसेबल्स को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और ये कहते कहते एसएसटजू ने वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए स्नो वैलो की बॉडी को भी वहाँ पे एक मैजिक कोर में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, ताकि वो आगे चलकर उस मैजिक कोर का इस्तेमाल करते हुए स्नो वैलो को दोबारा से जिंदा कर सके। और ये सब करते हुए हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा भी हो चुके थे, इसलिए वो वहाँ पे एक ही झटके के साथ अपनी ड्रैगन स्टारशिप को भी वहाँ पे बुला लेते हैं और लेडी मास्टर ज़ॉन को लेकर बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से निकल चुके थे। इवन ये सब कुछ वहाँ पे कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि एसएसटजू वाकई वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। एसएसटजू को सबसे ज्यादा प्यार अपने टेल एंड सेट के डिसेबल से था, और अगर कोई उनके डिसेबल्स को चोट पहुंचाने की कोशिश करता तो एसएसटजू उसे बहुत ही बुरी मौत दिया करते थे, फिर चाहे ये काम किसी गोड का ही क्यों ना हो। और अब क्योंकि एसएसटजू को पता चल चुका था कि उस खतरनाक तबाही और एंशिएंट टेल एंड सेट के डिसेबल्स को खत्म करने के पीछे गोड्स का हाथ था, तो अब एसएसटजू डायरेक्ट गोड्स को ही खत्म करने वाले थे। और उस मैजिक कोर को देखकर उनका गुस्सा वहाँ पे उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब हेल गॉड का गुस्सा उन गोड्स के ऊपर किस तरह से बरसता है, ये देखना वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें फायरीलैंड की डाउचंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि डाउचंग सिटी पूरी तरह से खाली हो चुकी थी। वहाँ पे एसएसटजू को कोई एक सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं देता, पर एसएसटजू इस सब को इग्नोर करते हुए वहाँ पे ऑक्शन हाउस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे लेडी मास्टर ज़ॉन भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर हमारी डाउचंग सिटी के अंदर ये सब हो क्या रहा है, सभी लोग कहाँ गए, हमें यहाँ पे वापस आते हुए कोई एक सिंगल पर्सन भी दिखाई नहीं दिया। इवन आपके ड्रैगन एंड टाइगर हॉल के ऑक्शन हॉल में ज़ेंगलोंग भी मौजूद नहीं है, जैसे आपने अपने ड्रैगन एंड टाइगर हॉल की सारी जिम्मेदारी सौंपी हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने यहाँ पे आपकी गैरहाजिरी का फायदा उठाते हुए डाउचंग सिटी के ऊपर हमला कर दिया। और ये कहते कहते अचानक ही लेडी मास्टर ज़ॉन को अपने भाई टियान की याद आती है, इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उसका नाम पुकारने लगती है। और अपनी बड़ी बहन के मुंह से अपना नाम सुनकर टियान भी जल्दी से भागते हुए अपनी बड़ी बहन के सामने आ जाता है, और अपनी बड़ी बहन ज़ॉन को देखकर वो वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, एल्डर सिस्टर शुक्र है आप वापस आ गई। जिस पे लेडी मास्टर ज़ॉन वहाँ पे सारी बातों को इग्नोर करते हुए उससे पूछती है कि आखिर डाउचंग सिटी में ये सब चल क्या रहा है और सभी लोग कहाँ गए। जिस पे टियान अपनी बड़ी बहन को जवाब देते हुए बताता है कि 100 रियलम ऑफ किंग बाइफू मारे जा चुके हैं और उनके बाकी बचे हुए बेटे भी अपनी जान बचाते हुए भाग चुके हैं, जिसके चलते उनके 100 रियलम्स के साथ साथ उनके सभी ट्रेज हाउस भी खाली हो चुके हैं। तो प्रेसिडेंट ज़ेंगलोंग पूरी डाउचंग सिटी को लेकर उन ट्रेज को लेने के लिए गई हुई है, पर उन ट्रेज की तादाद इतनी ज्यादा है कि अभी तक भी हमारे पास लोगों की तादाद कम पड़ रही है। अब टियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लेडी मास्टर ज़ॉन अचानक ही वहाँ पे गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे खड़े खड़े मेरे मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से दूसरी सिटी जाकर और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करो और जितना जल्दी हो सके अपनी मैन पावर को इकट्ठा करने की कोशिश करो, ताकि हम जल्द से जल्द उन 100 रियलम्स को साफ कर सके। लेडी मास्टर ज़ॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि टियान भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे और ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकल गया था, जिसको जाते हुए देखकर लेडी मास्टर ज़ॉन वहाँ पे एसएसटजू से कहती है, एसएसटजू मेरे ख्याल से हमें भी वहाँ पे जाना चाहिए, इसलिए प्लीज आप भी जल्दी से मेरे साथ आइए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि किंग बाइफू का कौन सा बेटा सबसे ज्यादा अमीर था। हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे ही जाएंगे और उसी जगह को ही लूटेंगे, ताकि हम भी बाकियों की तरह अमीर हो सके। अब लेडी मास्टर ज़ॉन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू अचानक ही वहाँ पे कोल टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि वो कौन सी जगह है और क्या वहाँ पे कोई गोड भी मौजूद है। जिस पे लेडी मास्टर ज़ॉन वहाँ पे कुछ सोचकर एसएसटजू को जवाब देते हुए कहती है कि वैसे तो वो जगह आउटलैंड के नाम से जानी जाती है और जहाँ तक मेरा अंदाजा है वहाँ पे कोई भी गोड मौजूद नहीं है। लेकिन अचानक ही वहाँ पे ये कहते कहते लेडी मास्टर ज़ॉन को कुछ याद आता है और वो एसएसटजू से कहती है, कहीं आप यहाँ पे व्हाइट गोड क्लैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे। व्हाइट गोड क्लैन के बारे में मुझे कुछ याद क्यों नहीं आया, वो तो आउटलैंड से भी ज्यादा अमीर है, उन्हें तो मैं पिछले काफी लंबे समय से लूटने का सोच रहे थे, पर फाइनली आज मुझे उसका मौका मिल ही गया। और ये कहकर लेडी मास्टर ज़ॉन जल्दी से वहाँ पे अपने स्टोरी बैग को बाहर निकाल कर व्हाइट गोड क्लैन की मैप को ढूंढने लगती है, और साथ ही साथ वो वहाँ पे एसएसटजू की तारीफ करते हुए ये भी कह रहे थे, एसएसटजू मानना पड़ेगा, आपको अच्छी तरह से पता होता है कि आपका सबसे ज्यादा फायदा कहाँ पे हो सकता है। और ये कहते कहते लेडी मास्टर ज़ॉन को वहाँ पे व्हाइट गोड क्लैन का मैप भी मिल जाता है, जिससे एसएसटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए सीधा अपने हाथों में ही ले लेते हैं, जिसके साथ ही वो वहाँ पे गुस्से से जाने लगते हैं। जो देखकर लेडी मास्टर ज़ॉन जल्दी से वहाँ पे एसएसटजू से सवाल करते हुए पूछती है, एसएसटजू आखिर आप इतनी जल्दी में जा कहाँ रहे हैं। जिस पे एसएसटजू कोल टून में उसे वहाँ पे जवाब देते हुए बताते हैं कि मैं उस सो कॉल्ड व्हाइट गोड क्लैन को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ। अब एसएसटजू की ये बात सुनकर तो बेचारी लेडी मास्टर ज़ॉन को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने तो वहाँ पे सिर्फ व्हाइट गोड क्लैन को लूटने का सोचा था, पर एसएसटजू ने तो उसे डिस्ट्रॉय करने का ही सोच लिया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें बाइशिंग जियान टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग व्हाइट गोड क्लैन के यंग मास्टर के सामने झुके हुए थे, क्योंकि बाइशिंग टाउन के लोग उसे वहाँ पे गोड
ही समझ रहे थे, जो देखकर व्हाइट कोट क्लैन का यंग मास्टर भी वहाँ पे उनका पूरा फायदा उठाते हुए कहता है कि मैं एक व्हाइट कोट हूँ जो कि तुम्हारी इस दुनिया में खास मकसद से आया है। मैं सुप्रीम पावर तक को भी प्रोसेस कर सकता हूँ, जो कि तुम लोगों की हर एक मुसीबत का हल है। और जब तक तुम लोग मुझ पे यानी व्हाइट कोट के ऊपर यकीन करते रहोगे, मैं तुम लोगों को अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए फायदा पहुंचाता रहूंगा। और मैं अपनी सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम लोगों को एक ऐसी लाइफ एनर्जी दूंगा जिसके बाद तुम्हारी सारी मुसीबतें खुद बहुत ही खत्म हो जाएगी। पर उस सब के लिए तुम लोगों को मेरी वर्शिप करते हुए मेरे ऊपर यकीन करना होगा। अब व्हाइट कोट की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो सभी लोग बेचारे वहाँ पे व्हाइट कोट के सामने झुकते हुए उसकी वर्शिप को एक्सेप्ट करने लगे थे और साथ ही साथ वहाँ पे व्हाइट कोट की जय जयकार भी करने लगे थे, क्योंकि वो सभी के सभी लोग सीधे और मासूम थे। इसलिए व्हाइट कोट वहाँ पे उनका पूरा फायदा उठा रहा था। और जब व्हाइट कोट उन सभी गाँव वालों को अपने सामने इस तरह से झुकते हुए देखता है तो वो अपने एक सिपाही को वहाँ पे इशारे से आगे बढ़ने के लिए कहता है। और असल में ये सिपाही कोई और नहीं बल्कि बाइशेंटाउन का ही एक डिसेबल था, जो कि वहाँ पे अपने ही लोगों से उनकी सेफ्टी के नाम पर उनसे पैसे ले रहा था। और वो टाउन वाले भी खुशी खुशी अपने सारे पैसे उसके हवाले करते हुए कहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए इतना कुछ करने के लिए। इवन आप तो व्हाइट कोट तक को भी अपने साथ यहाँ पे ले आए हैं, जो कि हमारी बाइशेंटाउन के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और ये कहकर वो सभी के सभी वहाँ पे उस डिसेबल के सामने झुकते हुए उसका भी शुक्रिया अदा करने लगे थे, जो देखकर व्हाइट कोट को तो वहाँ पे ये सब बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था। वो गुस्से से वहाँ पे अपने मन में कहता है, ये सभी के सभी लोग अब बहुत ही ज्यादा कमजोर और कंगाल हो चुके हैं और मुझे लगता है अब मुझे इनके पास से और कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसलिए मेरे ख्याल से मुझे अब दोबारा यहाँ पे इस घटिया एरिया में नहीं आना पड़ेगा। और वैसे भी अगर मेरे क्लैन को पैसों की जरूरत ना होती तो मैं कभी भी ऐसी घटिया जगह पे ना आता। और ये पैसों के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है। पर अभी बेचारा व्हाइट कोट वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पे डिवाइन सुप्रीम पावर का एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि आसपास का पूरा एरिया ही वहाँ पे हिल गया था। इवन हम देखते हैं कि व्हाइट कोट से भी वहाँ पे उसका प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो भी वहाँ पे अपने सिंहासन के साथ उड़ते हुए वहाँ से काफी पीछे जा गिरता है। इवन हम देखते हैं कि उसके लोग तो उड़ते हुए वहाँ से गायब भी हो चुके थे, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने व्हाइट कोट को अपनी मदद करने के लिए भी कहने लगे थे। पर उनका व्हाइट कोट तो खुद वहाँ पे मुसीबत में फंसा हुआ था, वो भला अपने लोगों की वहाँ पे क्या मदद करता। और इसी बीच हमारे हेल गोड वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ एंट्री लेते हैं और उनकी ऐसी कमाल की एंट्री को देखकर ही बेचारे व्हाइट कोट का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। जबकि ऐसा टजू वहाँ पे अचानक उसके सामने आकर कोल्ड टून में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तो तुम ही हो व्हाइट कोट क्लैन के व्हाइट कोट। अब ऐसा टजू के मुंह से अपने बारे में सुनकर बेचारे व्हाइट कोट को भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो हैरान होकर ऐसा टजू से सवाल करते हुए पूछता है, मैं व्हाइट कोट हूँ, इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? पर चलो अच्छा ही है कि तुमने अपने गोट को पहचान लिया। मैं वाकई एक व्हाइट कोट हूँ जो कि तुम्हारी इस दुनिया में एक बहुत बड़े मकसद से आया है। और ये कहकर व्हाइट कोट अचानक ही वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए टजू से कहता है, पर तुम कौन हो और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने व्हाइट कोट के सामने इस तरह से आने की? क्या तुम जानते हो कि इसके लिए मैं तुम्हें क्या सजा दे सकता हूँ? लेकिन बेचारा व्हाइट कोट वहाँ पे इससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले ऐसा टजू वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए सीधा उस सो कॉल्ड पावरफुल व्हाइट कोट के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि व्हाइट कोट की बॉडी में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके चलते बेचारे व्हाइट कोट का खेल तो वहीं पे खत्म हो गया था। और ये देखकर बाइशेंटाउन वाले लोग तो इतना सारा डर जाते हैं कि वो वहाँ से भागते हुए कहने लगे थे कि इस पर्सन ने तो हमारे व्हाइट कोट को भी मार दिया, जल्दी से भागो यहाँ से वरना ये तो हमारे पूरे टाउन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। और ये कहकर सभी लोग जल्दी से अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन बाइशेंटाउन का लीडर अभी तक भी वहीं पे रुका हुआ था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टजू ने पूरे व्हाइट कोट क्लैन के लीडर को ही वहाँ पे खत्म कर दिया था। उसके बावजूद भी उन्हें वहाँ पे सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसे वो पलट कर वहाँ पे पीछे टाउन वाले लोगों के पास आते हैं तो बाइशेंटाउन का लीडर वहाँ पे गुस्से से ऐसा टजू से कहता है कि तुमने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जो तुमने यहाँ पे खुद अपने हाथों से व्हाइट कोट को खत्म कर दिया। अब इसका बदला तुमसे व्हाइट कोट की सुप्रीम कोर्ट लेंगे, वो तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से डिवाइन पनिशमेंट देंगे। डिवाइन पनिशमेंट का नाम सुनकर हम देखते हैं कि टजू वहाँ पे बाइशेंट के उस डिसेबल की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में उससे कहते हैं, क्या वाकई तुम्हारा सो कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट मुझे डिवाइन पनिशमेंट देगा? अब ऐसा टजू की ये बात सुनकर तो बेचारा वो डिसेबल वहाँ पे इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जल्दी से वहाँ पे ऐसा टजू के सामने झुकते हुए कहता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में ना तो कोई व्हाइट कोर्ट है और ना ही कोई सुप्रीम कोर्ट है। ये सारा ड्रामा तो हम लोगों को लूटने के लिए कर रहे थे और इस सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ व्हाइट कोट क्लैन का है, जो कि लोगों को लूटते हुए अपने एक बहुत ही बड़े मकसद को पूरा करने के लिए फंड्स को इकट्ठा कर रहा है और जगह जगह जाकर लोगों को वहाँ पे इस तरह से बेवकूफ बनाते हुए उनसे उनके सारे पैसों को लूटता जा रहा है। पर इस सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी, व्हाइट कोट क्लैन ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। और ये कहकर वो डिसेबल वहाँ पे एक बार फिर से टजू के सामने झुककर उनसे माफी मांगते हुए कहता है, पर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ये सब करने के लिए मजबूर था, मुझे मत मारना, मैंने ये सब सिर्फ अपने और अपने लोगों को बचाने के लिए किया था। और ये कहते हुए वो डिसेबल वहाँ पे टजू के पैरों में गिर जाता है, जो सुनकर टजू वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उसका खेल भी वहीं पे खत्म कर देते हैं। पर अभी तक भी टजू ने उसे वहाँ पे जिंदा रखा हुआ था। जिसके बाद टजू वहाँ पे कोल्ड टून में टाउन वालों से कहते हैं, आप तुम लोगों ने अच्छी तरह से सुन लिया ना, यह था तुम्हारा सो कॉल्ड
पावरफुल व्हाइट गॉड जो कि तुम लोगों को धोखा देते हुए तुम लोगों से तुम्हारे पैसों को ही लूट रहा था। लेकिन एसेटजू की ये बात सुनने के बावजूद भी हम देखते हैं कि बाई शेनटाउन के लोगों को तो अभी तक भी वहाँ पे एसेटजू के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और बाई शेनटाउन का लीडर वहाँ पे एसेटजू के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इस पर्सन को ऐसा कहने के लिए मजबूर किया था, इसलिए ये वाइल्ड गॉड के खिलाफ बोला, तुमने जरूर इसे मौत की धमकी दी होगी, पर हम लोग इतने ज्यादा बेवकूफ नहीं है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हारी बातों में आ जाए। अब उस लीडर की ये बात सुनकर एक बुढ़ी भी वहाँ पे आगे आते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये सब इस पर्सन ने सिर्फ अपनी मौत के डर से बोला होगा, वरना हम सभी लोग व्हाइट गॉड की हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और अभी तक हम जो जिंदा हैं इसके पीछे भी व्हाइट गॉड का ही हाथ है। दोस्तों, जिंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है अनभक्तों को सीधी राह दिखाना, लेकिन वो लोग मर जाएंगे लेकिन कभी भी अनभक्ति को नहीं छोड़ेंगे और यही सब वो टाउन वाले भी कर रहे थे। हालांकि एसेटजू ने वहाँ पे उन्हें हकीकत से भी वाकिफ करवा दिया था, पर उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पे एसेटजू की बात मानने को तैयार नहीं थे और उल्टा वो सभी लोग वहाँ पे एसेटजू के ही खिलाफ हो चुके थे और जल्दी से वहाँ पे झुककर व्हाइट गॉड की मौत का बदला लेने के लिए वहाँ पे सुप्रीम गॉड की पूजा करते हुए उन्हें वहाँ पे बुलाने लगे थे, जो देखकर एसेटजू भी वहाँ पे समझ जाते हैं कि वाकई अनभक्ति का कोई भी इलाज नहीं है। पर एसेटजू तो एसेटजू थे, उनके पास हर एक बीमारी का हल होता है, इसलिए वो वहाँ पे अचानक अपनी डिवाइन सुप्रीम पावर को अपनी उंगली में इकट्ठा करते हुए उन लोगों से कहते हैं, मैं अभी तुम लोगों को यहाँ पे इस बेकार सी जिंदगी से मुक्त कर देता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों का सिर्फ यही एक हल है। और ये कहकर एसेटजू वहाँ पे अपने डिवाइन सुप्रीम पावर का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ कोल्ड टून में इतना ही कहते हैं, डिस्ट्रॉय। और एसेटजू के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेटजू के हाथों से बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन सुप्रीम एनर्जी निकलने लगे थे, जिसने देखते ही देखते बाई शेनटाउन वाले सभी लोगों को ही वहाँ पे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और देखते ही देखते वहाँ पे एक ही झटके के साथ सभी गाँव के लोग मारे जाते हैं और मरते हुए उन्हें वहाँ पे एहसास होता है कि वो खुद अपने जीते जी कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि एसेटजू ने उन्हें वहाँ पे सिर्फ खत्म ही नहीं किया था बल्कि उनकी एग्जिस्टेंस को इस वर्ल्ड से मिटा दिया था और वो खुद वहाँ पे अपनी ड्रैगन स्टारशिप को लेकर बहुत ही तेजी से सीधा व्हाइट गॉड क्लैन की तरफ ही रवाना हो जाते हैं। और इसी कमाल की सीन के साथ हमारे अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।